नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर शहर के जाने माने पर्यावरणविद, CEPRD के मानद सचिव और इंदौर शहर के पूर्व सिटी इंजीनियर श्री नरेंद्र सुराणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुराणा साहब। धन्यवाद सर। सुराणा साहब, ये बताइए, इंदौर में आपने इतने साल सेवाएं दी है, आज इंदौर की दशा बिगड़ती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो बिल्कुल तबाह होने के कगार पे है। पर्यावरण की दशा, आवास की दशा, सब में खराबी का हालत आ रही, क्यों है ऐसा? एक्चुअल में मुझे मौका मिला इंदौर नगर निगम के अंदर गत 33 वर्षों से नौकरी करने का, और मैंने इस शहर को पूरे रूप में पिछले 30 साल में जो इसका विकास हुआ उसको बड़े नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला है। और उसमें मैंने देखा है कि इंदौर शहर सचमुच में काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। और ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको कमज़ोर नज़र आ रहा है, ये सब कारण ये है कि जो विकास की गति है वो काफ़ी तेज़ है, और उस तेज गति को बैलेंस करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो नहीं मिली। उसका तोड़ समय समय पे इस तरह से निकाला गया कि प्राइवेट कंसल्टेंट्स के माध्यम से और सर्विसेज को प्राइवेटाइजेशन करके और इस तरीके से किया गया। लेकिन चूंकि उसके लिए अभी हमारे यहाँ पे इतने कॉम्पिटेंट लोग है नहीं इस शहर के अंदर जो कि इतनी बड़ी व्यवस्था को प्राइवेट स्तर के ऊपर संभाल सके। और इसी के साथ में एक जो खास तब्दीली मैंने महसूस की है कि जो सिस्टम चाहिए इस प्रकार के शहर के लिए, वो सिस्टम यहाँ पर उपलब्ध है नहीं, और उसको बनाने का कोई विशेष प्रयास हुआ भी नहीं। सुराणा साहब, इंदौर नगर निगम के अधिकतम काम ठेकेदारी पद्धति से होते हैं, प्राइवेट पार्टियों से करवाया जाता है, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे राशन कार्ड बनाना जैसी छोटी बात हो, चाहे पेंशन देना हो, वृद्धावस्था पेंशन, सारे काम बाहरी तत्व कर रहे हैं। फिर इतने हजारों हजार की फौज नगर निगम में काम कर रही है, उसकी क्या उपयोगिता? बिल्कुल सही बात है। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आवश्यकता इसलिए महसूस हुई थी कि नगर निगम के अंदर जो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाना थी विकसित शहर के लिए, वो उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टाफ नहीं था, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जोर दिया गया। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के साथ में उनसे काम लेने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर उस व्यक्ति का सही सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको कि आप ये प्राइवेटाइजेशन का काम दे रहे हैं। और दूसरा, उसके बाद में उस पर सतत कंट्रोल रखना चाहिए। अभी ऐसा महसूस हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद में कारपोरेशन या जिसने उनको व्यक्ति को अपॉइंट किया वो सोचता है ये मेरी अब जवाबदारी बची नहीं। तो वो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो संपूर्ण जवाबदारी हमेशा ही कारपोरेशन की रहेगी, और कारपोरेशन को ही उससे सही तरीके से काम करवाना पड़ेगा। क्या म्यूनिसिपल कारपोरेशन सिस्टम तबाह हो गया, कोलैप्स हो गया? ये काफ़ी सालों से मैं महसूस कर रहा था कि धीरे धीरे जिस तेज़ी से शहर का विकास हो रहा है उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन पावर की आवश्यकता है वो उपलब्ध नहीं रही है नगर निगम में, और इसके कारण से धीरे धीरे जो व्यवस्था है वो चरमराने लगी, और इसका आजकल मेरा जहाँ तक ख्याल है प्रत्येक नागरिक भी महसूस कर रहा है। सुराणा साहब, आप 1972 में नगर निगम की सेवा में आए थे। आपने बड़ौदा से और इंदौर के कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, PG की डिग्री ली, और आप आए। उसके बाद PSC में इस तरह के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई? हाँ, मैं 1972 में मैं आखिरी व्यक्ति हूँ जिसकी कि PSC से चयन होने के बाद में गजेटेड पोस्ट के ऊपर रखा गया है। और अब तमाम अधिकारी यहाँ आते हैं, वो डेपुटेशन पे आते हैं। कोई किसी सांसद का दामाद है इसलिए आ जाता है, और कोई रोडवेज से आ गया, राज्य परिवहन निगम से आ गया, अलग अलग जगहों से लोग चरागाह बना दिया इंदौर नगर निगम को। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर बजाय कारपोरेशन के अपने स्वयं के रिक्रूट करना चाहिए था, जो कि उनको अधिकार भी है, और उसका उपयोग नहीं करते हुए अधिकतर हम लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हुए 80 से 85% लोग जो हैं वो डेपुटेशन के हो गए, विशेष करके अधिकारी वर्ग। और डेपुटेशन पे आने के बाद में कोई उनकी सुनिश्चितता नहीं रहती है कि वो कितने दिन यहाँ पर रुकेंगे, शहर के बारे में कितना जानते हैं। न तो उन्हें शहर से लगाव है, न वो शहर की समस्याएं जानते हैं, न शहर के लोगों को जानते हैं। किसी तरह या तो मजबूरी वशात यहाँ आते हैं कि बेटे इंदौर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बेटी पढ़ रही है, बीवी नौकरी करती तो इंदौर आ गए, या फिर उन्हें पैसे का लालच है कि इंदौर में आके कमाई बहुत होगी, ऐसा कुछ। हाँ, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जितने भी विकसित देश हैं
उनके अंदर एक्चुअल में आपको जान के आश्चर्य होगा कि नगर पालिका में या सिविल सर्विसेज में, लोकल सर्विसेज में जब व्यक्ति को रखा जाता है तो उसको रिटायरमेंट के बाद में उसको वीआईपी का दर्जा दिया जाता है। और वीआईपी का दर्जा देने का मतलब है कि आप शहर के लिए जो आपने कंट्रीब्यूशन किया उसके एवज में वो किया जाता है। दूसरा, लोकल पर्सन को रखने का सबसे बड़ा ये फायदा रहता है कि उसका शहर के साथ अटैचमेंट रहता है। बाहरी व्यक्ति को नागरिक भी बहुत कम रूप में जानते हैं क्योंकि वो आए दिन बदलते रहते हैं यहाँ पे, इसलिए निश्चित सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ता है इस बात का। एक अधिकारी तो यहाँ आए प्रशासक, वो 3 हफ्ते के भीतर ही रवाना हो गए पिछले दिनों। आते ही उन्होंने ठेकेदारों के भुगतान के अलावा कोई काम नहीं किया। कोई 30-40 करोड़ रुपए ठेकेदारों के बकाए थे, उन्होंने ठेकेदारों का भुगतान करवाया, अपना ताउन का तबादला हो गया और वो चले गए। ये बात निश्चित है, इसीलिए नगरीय निकाय के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसके अंदर भी ये प्रावधान है कि हमको हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो हमको स्वयं को सेलेक्ट करके रखना चाहिए ताकि उसकी निश्चित जवाबदारी जो रहती है वो शहर के प्रति रहती है। डेपुटेशन पे आने वाले व्यक्ति को सिर्फ अपनी जवाबदारी अपनी नौकरी तक ही सीमित रहती है। तो एक जो नागरिक होने का जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट उस सर्विसेज में नहीं मिल पाता। बार बार कहा जाता है कि नगर निगम में नेताओं का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर आपको नल कनेक्शन भी लेना है तो नेता के पास जाइए, ऐसा क्यों? डेमोक्रेसी का एक ये स्वरूप है जरूर कि राजनीतिक का लोगों का जो इंटरफेरेंस है वो कार्यप्रणाली के अंदर आता है, लेकिन जहाँ तक अधिकार का सवाल है, अधिकार हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के पास ही होते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हाथ में रहता है कि वो उस अधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग करें। लेकिन ऐसा पाया गया है कि दिन पे दिन राजनीतिक इंटरफेरेंस रोजमर्रा के कामों के अंदर भी काफ़ी अधिक होता है। ये बात सही है और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप यदि नियम के अनुसार काम करेंगे तो अपने आप वो चीज़ रुक जाती है। कई अफसर तो नेताओं से डरते हैं। डेमोक्रेसी में चूंकि इलेक्टेड मेंबर्स का महत्व होता है, इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं। मेरा जहाँ तक ख्याल है उनको समझाइश देने की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है, जो मैंने अपनी नौकरी में महसूस किया था जी, कि उनको यदि आप अच्छे तरीके से ये बात बता दें कि सर ऐसा करना उचित है या उचित नहीं है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है उनको भी डर रहता है कि अल्टीमेटली आफ्टर ऑल वो भी नियम कायदे कानून से बंधे हुए हैं। तो ज़्यादातर तो ये डिपेंड करता है कि अधिकारी अपने अधिकारों का किस प्रकार से उपयोग कर रहा है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि इन दिनों में अधिकारी स्वयं अपने अधिकारों का संपूर्ण उपयोग करने में कतराते हैं। निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारी निर्णय नहीं ले पाते, काम करना है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक्चुअल में सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक आप योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे और सिर्फ एडहॉक बेसिस के ऊपर यदि काम करेंगे तो ये स्थिति निश्चित निर्मित होती है। सुराना साहब, आप जब सिटी इंजीनियर थे इंदौर नगर निगम में, तब यहाँ बांध सड़कें बनी, बड़ी संख्या में बांध सड़कें बनी, शहर का कायाकल्प करने की कोशिश की गई। कई सड़कें जो आज बहुत अच्छी अवस्था में हैं, यशवंत निवास रोड, तुकोगंज की सड़कें, बहुत सी सड़कें उसी वक्त की बनी हैं। तो बीआरटीएस और बांध सड़क योजना में क्या अंतर आप पाते? सर, एक सही बात कही आपने। जब बांध रोड योजना हमने बनाई थी तब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कभी 4-5 करोड़ से बड़े के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए गए थे। तो सबसे पहले हमने उसकी योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई, वैज्ञानिक तरीके से उसके परीक्षण करने के बाद में कौन सी जगह पर डामर की सड़क बनना चाहिए, कौन सी जगह पर कॉन्क्रीट की सड़क बनना चाहिए, क्या थिकनेस रहेगी, ये सब चीज़ें पहले हमने टेबल वर्क किया, पूरी संपूर्ण योजना बनाई और उसको सही तरीके से मीडिया के माध्यम से नागरिकों तक और हमारे माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचा के उसकी मंजूरी ली और वो काम अच्छे से हो गया। उसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण हमने चीज़ की थी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 80 पेज का डॉक्यूमेंट था वो 40 करोड़ का, जबकि 40 करोड़ के डॉक्यूमेंट 200, 300, 400 पेज से कम के नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ 80 पेज का। और फिर नेशनल लेवल की L&T सरी की कंपनी ने उसमें कॉम्पीट करके काम लिया। बीआरटीएस के अंदर योजना को बनाते समय पे जो छानबीन करना चाहिए थी और जो परीक्षण करना थी, शायद उसमें कुछ थोड़ी जल्दबाजी 80 पेज का डॉक्यूमेंट था, लेकिन MG रोड पर कभी पानी नहीं भरता है, नई बनी बीआरटीएस सड़क पे भर जाता है। यही मैं बात बता रहा था कि हमने उसमें 3 काम मुख्य रूप से होते हैं सड़क के अंदर: सड़क बनाना, सड़क के पानी की निकास की व्यवस्था और बिजली के खंभों की व्यवस्था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिजली के खंभे हटाने का काम MPB का होता है, लेकिन हमने योजनाबद्ध तरीके से उसकी शासन से परमिशन लेके वो काम भी नगर निगम ने किया था, क्योंकि हमें मालूम था कि MPB उतनी तेजी से उसको काम हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के नहीं कर पाएगी।
और मध्य प्रदेश शासन ने उस चीज़ की परमिशन भी दी कि वो काम भी नगर निगम के द्वारा किया। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप योजना बनाते हैं तो उसके जितने भी फेज होते हैं उस फेज में BRTS के बारे में जो इतना कन्फ्यूजन और इतना हो रहा है, बेसिकली लेटेस्ट टेक्निक है ये BRTS पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए उसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे जहाँ मौका मिला वहाँ पे जगह खोद दी, जहाँ पे मौका मिला करते, जो काम 3 साल के अंदर करना था वो 7 साल के अंदर किया। तो पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके कारण से उसका काफ़ी विपरीत असर देखने को मिल रहा है। सैद्धांतिक रूप से आपको लगता है कि BRTS अच्छी स्कीम है, अच्छी सड़क है? सर, ये इंदौर शहर के लिए अति आवश्यक है। BRTS जो योजना है ये सिर्फ हमारे इंदौर के लिए, मैं तो कहता हूँ हमने समय के पूर्व उसको लागू कर दिया है, लेकिन विकसित शहरों के अंदर तो अब उसको लागू करने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये दिक्कतें दूर हो जाएगी BRTS की? लोग इतना त्राही कर रहे हैं। बस इसमें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन के अंदर जैसे सर्विस रोड इसकी है, सर्विस रोड इतनी क्लीन होना चाहिए कि कोई भी आदमी अपने घर से निकले तो सर्विस रोड के माध्यम से मेन स्ट्रीम के अंदर चला जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे कम तवज्जो उसको दी गई। पानी निकासी है सर्विस रोड कहीं अधूरी पड़ी और रुक गई है कहीं बीच में जाके, जी कहीं तो वो तो उसका महत्व ही खत्म हो गया, उसके प्रावधान का ही महत्व कम हो गया। हालांकि उसको साइकिल ट्रैक कहा जाता है, लेकिन बेसिकली वो इसीलिए होती है कि हर एक मकान जो सड़क के ऊपर आता है वो सीधा कैरेज वे के ऊपर नहीं जाए, सड़क के माध्यम से सही चौराहे के ऊपर जाके उसके अंदर जाए, और आमने सामने से जो ट्रैफिक आता है जिसको कोई छोटा मोटा उपयोग करना होता है वो उस रोड का उपयोग कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर सबसे कम तवज्जो दी, उससे भी ज़्यादा कम तवज्जो दी गई बारिश के पानी को निकालने के बारे में। एक कॉमन सेंस की बात है कि पानी जो है वो प्राकृतिक ढलान की तरफ बहता है। यदि आपके पास में स्टॉर्म वाटर लाइन का पैसा नहीं भी है तब भी आप उस पानी को सड़क के स्लोप के माध्यम से नजदीक के नाले पे ले जाके छोड़ सकते हैं। इंदौर शहर तो फॉर्चुनेट है कि यहाँ पर 14 नाले ऐसे हैं और लगभग इंदौर की प्रत्येक सड़क उस नाले को कहीं ना कहीं जाके मिलती है। तो यदि आप सड़क का स्लोप भी उस नाले की तरफ कर दें बनाते टाइम पे तो अपने आप पानी सड़क पे से निकल जाएगा, जैसा कि MG रोड और दूसरी सड़कों पर हुआ। हाँ, हमने वहां पे स्टॉर्म वाटर लाइन डाली है, प्लस सड़क का स्लोप भी ऐसा मेंटेन किया है कि हेवी रेन्स के टाइम से, इसलिए आपने देखा होगा कि बॉन्ड रोड प्रोजेक्ट की सड़क में हेवीएस्ट रेन के टाइम भी आप निकलेंगे तो वहां पर कोई पानी की लेयर आपको नजर नहीं आएगी। सीवेज लाइन, बिजली के खंभे, इस पर कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है क्या कि हमारे इंजीनियर नहीं समझ पाए इस बात को? नहीं सर, इसमें जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कोऑर्डिनेशन की कमी रही। जब इनको मालूम था कि ये काम अपने को करना है तो ये काम हमेशा सड़क के निर्माण के पहले किए जाते हैं, तो ये पहले करवाना थे उनको। BSNL की लाइनें वहां पे दब गई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, इस सब चीजों पे ध्यान बिल्कुल नहीं। सर, इसमें BSNL वाले की बात का तो मैंने भी बहुत महसूस किया था कि उन लोगों ने लेइंग करते टाइम पे केबल चूंकि किसी भी जगह मुड़ सकता है तो उनने उसको बजाय किसी स्ट्रेट लाइन में डालने के जहां उनको जगह मिलती गई वहां वो डालते गए। हाँ। केबल्स हमेशा सड़क के नीचे ही आते हैं, ये उनको भी मालूम था, उसको उस तरीके से रखना भी होता है क्योंकि कभी भी सड़क के ऊपर, सड़क के नीचे से डालेंगे तो सड़क तो बनेगी वहां पे जी। और यदि वो सीधी लाइन में और उसका नक्शा वगैरह रखेंगे तो चीजें पता लग सकती है। आज भी आप कई बार देखते हैं, मैं भी देखता हूँ जाके कि अपन सड़क खोद रहे होते हैं तो केबल यहाँ से चलते हुए अचानक इधर मुड़ जाता है, उधर चला जाता है, तो वो उनकी गलती हुई है। वो उसके लिए आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट के सामने जो सड़क डाली है हमने उसमें एक डक्ट छोड़ी उनके लिए, उस डक्ट के अंदर से वो अपनी लाइन लेके, वो डक्ट सीधी चलती है। वो पूरी दुनिया में सीमेंट की सड़कें बनती, पर ऐसी सड़कें तो कहीं नहीं बनती जहां सीवेज लाइन के लिए सीवेज मैनहोल इतने खराब, इतने घटिया बने हो। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल तो बहुत आवश्यक होता है इस प्रकार की सड़कें, क्योंकि योजना बड़ी महंगी होती है और काफ़ी दिनों तक के लिए होती है। इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है कि काम अच्छा हो। आप पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सड़क बनाते वक्त जितने पेड़ कटे, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, विकास के साथ में ये सब चीज़ें बड़ी साथ में चलती है। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में यदि योजना को बनाएं तो ये सब चीज़ें हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने जैसा जिक्र किया बॉन्ड रोड प्रोजेक्ट का, हमने बॉन्ड रोड प्रोजेक्ट का पार्ट ही बनाया था प्लांटेशन, और उसके कारण से आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट के सामने जो हमने उस टाइम पे झाड़ लगाए थे वो बिल्कुल पूरे हरे भरे हो गए। तो कोई भी झाड़ काटने के बाद में यदि आप लगा देंगे तो मामला सिर्फ 5-10 साल का रहता है, 5-10 साल में वो झाड़ वापस बड़े हो जाते हैं। लेकिन अब जो सड़क पेड़ लगाए जा रहे हैं, मतलब सजावटी किस्म के पौधे लगा दिए गए, पेड़ का महत्व जो हमें पर्यावरण की सुरक्षा देता है, जो ताज़ी हवा देता है, उन पेड़ों की तरफ ध्यान क्यों नहीं? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसलिए योजना के बनाते समय बनाना बहुत जरूरी होता है कि यदि आपको उनको पर्यावरण के हिसाब से यदि उन झाड़ों को लगा, दोनों ही चीज़ें करना पड़ती है सड़क के अंदर। एस्थेटिक सेंस भी लाना पड़ता है
और पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर्यावरण के ध्यान रखने के लिए बहुत सिंपल बात है कि सड़क के किनारे जो भी वृक्ष लगाए जाएं वो बड़े पत्ते वाले होना चाहिए, और बड़े पत्ते वाले खूबसूरत झाड़ भी होते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ इंटरवल के ऊपर आप पीपल के, और ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि पीपल वड़ के झाड़ की जड़ों के कारण से सड़क को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल गलत धारणा है ये। उससे कभी यदि प्रॉपर तरीके से उस झाड़ को लगाया गया और नीचे जमीन के अंदर जड़ फैलने के लिए जगह छोड़ी गई तो कभी भी सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कई लोग कहते हैं कि इंदौर में जो पेड़ लगे हैं वो अवैध लोगों ने लगाए हैं। मंदिर बनाने के नाम पर, झोपड़पट्टी के नाम पर जो पेड़ लगाए वही पेड़ है जो इंदौर की रक्षा कर रहे हैं आज। योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम यदि किया जाएगा तो इस प्रकार की बातों से बचा जा सकता है। आपको इंदौर के विकास में क्या कमी नजर आती है? सर, दो चीज मैंने महत्वपूर्ण ध्यान दिया। इंदौर बहुत तेजी से विकास कर रहा है और उसके लिए पब्लिक को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली चूंकि जितनी भी योजनाएं बनती है वो लागू होने के बाद पब्लिक को पता लगती है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो जरूरी है कि जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो उसको पब्लिक को बता देना चाहिए कि इस प्रकार से ये योजना बनने वाली है, इसमें ये कठिनाई आने वाली है, और उनको भी तैयार होना। आज देखिएगा आप, BRTS बन गई है और BRTS का किस तरह से उपयोग किया जाए वो अभी भी नागरिकों को नहीं मालूम है, और उसके कारण से भ्रांतियां फैलती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन यदि उसको सिस्टमेटिक तरीके से पब्लिक को बताया जाए और पब्लिक को, और आजकल हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिटी को अपग्रेड करने के लिए प्रावधान ही किया जाता है 5 से 10%। और इंदौर की कौन सी चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती है कि इंदौर ने बिल्कुल सही दिशा में कदम बढ़ाया? सर, सबसे पहले तो मुझे जो कारपोरेशन में रह के 2-3 चीजें जो बहुत अच्छी हुई थी इंदौर शहर के लिए, जिसके कारण से इंदौर शहर का नाम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हुआ था। हमारी जो सड़क हमने बनाई है वो मास्टर प्लान की पूरी चौड़ाई से बनाई है। इस मामले में कहीं पर भी समझौता नहीं किया गया। जो मास्टर प्लान की चौड़ाई थी उसका पूरा सेक्शन जो है वो बनाया। इसके पहले ये होता था कि जितनी जगह आपके पास में उतनी सड़क बन जाती थी और उसके बाद कुछ नहीं होता था। उसके कारण से इंदौर शहर का नाम काफ़ी हुआ है। बॉन्ड रोड प्रोजेक्ट के कारण से तो ऑफकोर्स हुआ ही है, क्योंकि इंदौर शहर उन गिने गिनों शहरों में था जबकि कंक्रीट की रोड्स हमने पहली बार इंदौर शहर में, मतलब पूरे देश में पहली बार बनाई थी। इसके कारण से भी उसका नाम हुआ था। इसी के साथ में जो पूरा उसका क्रॉस सेक्शन है, रोड का जो क्रॉस सेक्शन होता है जिसमें कैरेज वे होता है, साइकिल ट्रैक होता है, फुटपाथ होती है, वाटर ड्रेनेज लाइन होती है, बिजली के खंभे होते हैं, ये सब चीज़ एक साथ बनी थी। तो वो एक बहुत यूनिक चीज़ है जिसका कि कुछ कुछ जगह पे अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसके नतीजे हम लोगों को झेलना पड़ रहे हैं, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी चीज़ इंदौर शहर में जो सबसे अच्छी हुई थी, एक हमने प्रोजेक्ट किया था सर एनर्जी सेविंग के अंदर। इंदौर की 30,000 ट्यूबलाइट एक साथ बदली थी, और वो भी अपने आप में पूरे इंडिया की पहली प्रोजेक्ट थी, और उससे करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए साल का बिजली की खपत में बचत हुई थी, और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट्स एक साथ लग गई थी, जो कि नगर निगम के लिए संभव नहीं था। लेकिन वो प्रोजेक्ट भी हमने PPP मॉडल के अंतर्गत की गई थी, और उसमें हमने कनाडा से अपने कंसल्टेंट्स जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने हमको उपलब्ध कराए थे उनका उपयोग किया था। तो इस तरीके से ये 2 प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण रही है। और तीसरी प्रोजेक्ट है जो कि हम लोगों ने जो इंदौर शहर के अंदर प्लांटेशन करने के जो महत्व दिया था पर्यावरण की दृष्टि से, उसमें शुरुआत तो देर से हुई थी वो, लेकिन उसके बाद में हो गई। चौथी जो सबसे अच्छी महत्वपूर्ण घटना इंदौर में हुई है कि तेजी से जो पानी जमीन का भूजल निकाला जा रहा था, इंदौर फिर से पहला शहर बना है पूरे इंडिया का, या पहली कारपोरेशन बनी है जहां पर कि वाटर रिचार्जिंग का सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, और वो डिपार्टमेंट पिछले 10-12 साल से काम कर रहा है। और उसका फायदा आज ये मिला है कि करीब 2 से 3 मीटर, मतलब 10 फीट से ज्यादा वाटर टेबल इंप्रूव हुआ है। इसकी पड़ताल होती है बाकायदा? बिल्कुल बाकायदा पड़ताल होती है, और इसके लिए सीजोमीटर भी लगा हुआ है यहाँ पर इंदौर के अंदर, और समय समय पे जो हम लोगों के 3,000 से ज़्यादा जो ट्यूबवेल्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि उसमें कौन से मंथ में कितना लेवल रहता है, और उस लेवल के आधार पे ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि 300, और ये तो अब तो गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि 3 से 4 मीटर वाटर टेबल इम्प्रूव हुआ है। नरेंद्र सुराना साहब, आप अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए आपने समय निकाला, व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे स्टूडियो पधारे, आपने शहर से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हमारे इस कार्यक्रम का समय सीमित है, वरना आपसे बातचीत करने के लिए तो हमारे पास इतने सारे मुद्दे हैं, हम इतनी बातें आपसे करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर सर। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।